CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 17 सांस सांस में बांस। पृष्ठ संख्या 118। एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहां हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। पृष्ठ संख्या 119। पृष्ठ क्रमांक 119 में बांस के बारे में लिखा है, बांस से मेरा रिश्ता। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूं। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूं। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूं। बांस का कोयला जलाता हूं। बांस का अचार खाता हूं। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुंथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हां, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। पृष्ठ संख्या 120। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहां से काटा जाएगा, यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम के नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। पृष्ठ संख्या 121।
टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहां फिर दाव काम में आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हरेक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। इस पाठ के लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज, अनुवादक शशि सबलोग। पृष्ठ संख्या 122। अभ्यास प्रश्न लेख से। प्रश्न 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। लेख से आगे। पहला, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, प्रकाशन, मच्छर, एक नया संदर्भ, फर्नीचर। 2, इस निबंध में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? पहले कॉलम में प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उनके द्वारा बनाई जा सकने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं का नाम लिखना है। प्राकृतिक संसाधन है चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी। इनमें से किन्हीं 1 या 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। 3, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? पृष्ठ संख्या 123। अनुमान और कल्पना। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुंथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर आगे दिए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाजा लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। क, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
ख, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? ग, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? इन शब्दों पर गौर कीजिए। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक। इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। पृष्ठ संख्या 124। व्याकरण। 1. बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। 2. यहां पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। क, वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। यहां चलन शब्द रेखांकित है। ख, हम यहां बांस की 1-2 चीजों का ही जिक्र कर पाए हैं। यहां जिक्र शब्द रेखांकित है। ग, मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। यहां मसलन और हर एक, ये दोनों शब्द रेखांकित हैं। घ, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। यहां तरह तरह रेखांकित है। इन रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। 3. तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। 4. अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचानकर सही क्रम में लिखो। पृष्ठ संख्या 125। केवल पढ़ने के लिए। पेपर मिशी। कागज से तरह तरह की आकृतियां, खिलौने, सजावट के लिए झालर, झंडियां आदि तो तुमने खूब बनाई होंगी, पर कभी मूर्ति बनाई है कागज से? हां भाई, कागज से भी मूर्ति बनाई जा सकती है। इस कला को अंग्रेजी में पेपर मिशी कहा जाता है। कागज से मूर्ति बनाने के लिए 4 विधियां हैं। इन विधियों के बारे में कुछ मूल बातें यहां दे रहे हैं। कागज को भिगोकर। सबसे पहले यह तय करो कि तुम क्या बनाना चाहते हो, क्योंकि जो भी बनाना चाहोगे उसके सांचे की जरूरत पड़ेगी। पुराने अखबार या रद्दी कॉपी किताबों को टुकड़े टुकड़े करके पानी में भिगो दो। कागज को 1.5-2 घंटे भीगने दो। जब कागज अच्छी तरह भीग जाए तो एक एक टुकड़ा लेकर सांचे पर चिपकाते जाओ। जब पूरे सांचे पर एक तह जम जाए तो उसके ऊपर 5-6 तह गोंद की मदद से चिपकाकर बनाओ। अब इसे सूखने के लिए रख दो। सूख जाने पर सावधानी से धीरे धीरे सांचे पर कागज से बनी रचना को अलग करो। तुम्हारी मूर्ति तैयार है। यह वजन में हल्की भी होगी और गिरने पर टूटने का डर भी नहीं रहेगा। इसे तुम मनचाहे रंगों से रंग भी सकते हो। पृष्ठ संख्या 126। इस विधि से तुम मुखौटे भी बना सकते हो। और हां, मुखौटे के लिए तो सांचे की भी आवश्यकता नहीं। बस किसी चेहरे के आकार का बर्तन का गोल पेंदा उपयोग कर सकते हो। तसला या बड़ा कटोरा या अन्य कोई बर्तन चाहिए। इस पर पहले बताए तरीके से ही गीले कागज की 5-6 तह चिपकाओ और सूखने के लिए छोड़ दो। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसे मुंह पर लगाकर अनुमान से आंख और नाक के निशान बना लो। आंखों की जगह 2 छेद बनाओ। नाक की जगह पर भी छेद बना सकते हो।
ताकि तुम्हारी नाक बाहर निकल आए। चाहो तो मुखौटे में कागज की नाक भी बना सकते हो। जब कागज की 3-4 तह बन जाए तो एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी में भींचकर गोला सा बना लो। इस गोले को दबाकर ऊपर से सकरा और नीचे से थोड़ा चौड़ा नाक जैसा आकार दे दो। अब इसे गोंद लगाकर मुखौटे पर नाक की जगह चिपका दो। मुखौटे पर रंग करके उसे सुंदर बना सकते हो। रंग की मदद से ही आंख और भौहें, मुंह, मूंछ आदि भी बना लो। भुट्टे के बाल, जूट आदि लगाकर भी दाढ़ी, मूंछ या भौहें बनाई जा सकती हैं। पृष्ठ संख्या 127। पृष्ठ 127 के बॉक्स में लिखा है, मिट्टी की मूर्ति कला के समान कागज की कला पेपर मेशी पुरानी नहीं है। 18वीं शताब्दी में इस माध्यम में यूरोप में बहुत काम हुआ। सुंदर डिजाइनों वाले डिब्बे, छोटी छोटी सजावट की चीजें आदि बनाई गईं। दरवाजों और चौखटों पर सुंदर बेल बूटे भी इससे बनाए जाते थे। सन 1850 के आसपास बड़े बड़े भवनों के अंदर की सजावट के लिए भी पेपर मेशी का खूब उपयोग हुआ। इससे मुखौटे, गुड़ियों के चेहरे, चित्र के चारों तरफ लगने वाले नक्काशीदार फ्रेम, ब्लॉक आदि भी बनाए जाते थे। अपने यहां भी पेपर मेशी में मूर्तियां, डिब्बे इत्यादि खूब बनाए जाते हैं। बिहार में मानव आकार जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और उन्हें वहां की प्रसिद्ध चित्र शैली मधुबनी के समान रंगा भी जाता है। बिहार में इस तरह की मूर्तियां बनाने वालों में सुभद्रा देवी का नाम प्रसिद्ध है। कश्मीर में पेपर मेशी से डिब्बे बनाने का काम बहुत सुंदर होता है। उनके ऊपर बेल बूटों के सुंदर डिजाइन भी बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रदेशों में लोक नृत्यों और लोक कलाओं में कागज के बने मुखौटों का खूब उपयोग किया जाता है। कागज की लुगदी बनाकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े किसी पुराने मटके या अन्य बर्तन में पानी भरकर भिगो दो। इन्हें 2-3 दिन तक गलने दो। जब कागज अच्छी तरह गल जाए तो उसे पत्थर पर कूटकर एक सा बना लो। अब इस पर गोंद या पिसी हुई मेथी का गाढ़ा घोल डालकर अच्छी तरह मिला लो। इस तरह कागज की लुगदी तैयार हो जाएगी। इस लुगदी से मनचाही मूर्ति बना सकते हो। गांवों में इस विधि से डलिया आदि बनाई जाती हैं। शायद तुमने भी बनाई हो। पर इस तरह की लुगदी से सुघड़ तथा जटिल डिजाइन वाली मूर्तियां या वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती। लुगदी में खड़िया या चौक पाउडर मिलाकर। अगर खड़िया मिलाकर बनाना है तो 1 किलो कागज की लुगदी में 1 पाव गोंद, 5 किलो खड़िया चाहिए। अगर पानी ज्यादा लगे तो हाथ से दबाकर निकाल दो। अब इसमें खड़िया मिलाते हुए आटे जैसा गूंदते जाओ। बीच में गोंद भी मिला लो। जब तीनों चीजें अच्छी तरह मिल जाएं, तो मूर्ति के लिए लुगदी तैयार है। अब इससे तुम जैसी चाहो वैसी मूर्ति बना सकते हो, सांचे से भी और बिना सांचे के भी। बनने वाली मूर्तियां खड़िया के कारण सफेद होंगी। रंग करके मूर्ति को सुंदर बना सकते हो। बाजार में बिकने वाले बहुत से खिलौने इसी विधि से बनते हैं। पृष्ठ संख्या 128। लुगदी में मिट्टी मिलाकर। इस विधि में 1 किलो कागज के लिए 1 पाव गोंद तथा 10 किलो मिट्टी की आवश्यकता होगी। कागज गल जाने पर लुगदी तैयार करते समय उसमें साफ छनी महीन मिट्टी मिलाते जाओ और आटे जैसा गूंद कर एक सा करते जाओ। गोंद भी इसी बीच मिला दो। लुगदी देखने में मिट्टी की तरह दिखेगी पर हल्की होगी। इससे तुम सांचे या बिना सांचे के उपयोग के मूर्तियां बना सकते हो। सांचे से बनाने के लिए अंदाज से आवश्यक लुगदी लो। उसकी गोल लोई बना लो। अब फर्श पर थोड़ी सूखी मिट्टी परथन की तरह फैला दो। इस पर लोई को रखकर हाथ या बेलन से सांचे के आकार में बड़ा करते जाओ, पर उसकी मोटाई बाजरे
या ज्वार की रोटी जितनी अवश्य होनी चाहिए। बेलन हल्के हाथ से चलाना। जब लोई सांचे के आकार की हो जाए तो इसे उठाकर सांचे पर रख दो और हाथ से धीरे धीरे दबाओ ताकि उसमें सांचे का आकार अच्छे से आ जाए। जब यह थोड़ा कड़क हो जाए तो सांचे को उल्टा करके हल्के हाथ से थोड़ा सा ठोको और सांचे को उठा लो। तुम्हारी मूर्ति तैयार है। इसे पकाया तो नहीं जा सकता, पर हां, टूटने पर गोंद या फेविकॉल से जोड़ जरूर सकते हैं और रंग तो कर ही सकते हैं। इस पाठ को लिखा है जया विवेक ने। पाठ समाप्त। पृष्ठ संख्या 129। शब्दकोश। यहां तुम्हारे लिए एक छोटा सा शब्दकोश दिया गया है। इस शब्दकोश में वे शब्द हैं जो विभिन्न पाठों में आए हैं और तुम्हारे लिए नए हो सकते हैं। किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं। पाठ के संदर्भ से जोड़कर तुम यह अनुमान खुद लगाओ कि कौन सा अर्थ ठीक है। तुम देखोगे कि शब्द के अर्थ से पहले विभिन्न प्रकार के अक्षर संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों से हमें शब्दों की व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है। यहां दी गई सूची की मदद से तुम इन अक्षर संकेतों को समझ सकते हो। अ अव्यय, कृ क्रिया, पु पुल्लिंग, वि विशेषण, सं संज्ञा, अक्रि अकर्मक क्रिया, कृ वि क्रिया विशेषण, मु मुहावरा, स्त्री स्त्रीलिंग, सक्रि सकर्मक क्रिया। इस पुस्तक में अलग अलग पाठों में अ से आने वाले शब्द हैं अंट शंट, अर्थात फालतू या बेकार की चीज। यह विशेषण और पुल्लिंग है। अंचल अर्थात साड़ी, ओढ़नी आदि जैसे कपड़ों का किनारे का हिस्सा या आंचल, यह पुल्लिंग है। अडिग अर्थात स्थिर, न डोलने वाला, यह विशेषण है। अनादिकाल अर्थात जो सदा से चला आ रहा हो, यह विशेषण है। अनुकरण अर्थात नकल, किसी की देखा देखी करना, यह संज्ञा पुल्लिंग है। अबूझ अर्थात जिसे बूझा या समझा न जा सके, अनबूझ, यह विशेषण है। अभिराम अर्थात सुंदर, मोहक, यह विशेषण है। अवलोकन अर्थात बारीकी से देखना या जांचना परखना, यह पुल्लिंग संज्ञा है। इस पुस्तक में आ से आरंभ होने वाले शब्द हैं आगंतुक अर्थात आने वाला, यह विशेषण है। ऑलिव ऑयल अर्थात जैतून का तेल, यह संज्ञा है। आस्तीन अर्थात कुर्ते, कमीज जैसे सिले हुए कपड़े की बाह, यह स्त्रीलिंग है। आह्लादकर अर्थात खुशी देने वाला, यह पुल्लिंग है। आह्वान अर्थात बुलावा, आमंत्रण या पुकार, यह पुल्लिंग है। पृष्ठ संख्या 130। इस पुस्तक में उ से शुरू होने वाले शब्द हैं उकेरना अर्थात खोद कर उठाना, यह सकर्मक क्रिया है। उद्दाम अर्थात बंधन रहित, बहुत ज्यादा, यह विशेषण है। उष्णता अर्थात गर्मी, यह संज्ञा है। इस पुस्तक में ओ से आरंभ होने वाला शब्द है ओजस्वी अर्थात ओज भरा, प्रभावपूर्ण या शक्तिशाली, यह विशेषण है। इस पुस्तक में क से आरंभ होने वाले शब्द
कंटक अर्थात कांटा, यह पुल्लिंग है। कतरा अर्थात बूंद, यह भी पुल्लिंग है। कनी अर्थात बूंदें, कण, यह स्त्रीलिंग है। कमतर अर्थात कम महत्वपूर्ण, कम करके आंकना, यह विशेषण है। करताल अर्थात एक प्रकार का वाद्य यंत्र, यह पुल्लिंग है। कल अर्थात चैन, यह स्त्रीलिंग है। काढ़ना अर्थात निकालना, यह सकर्मक क्रिया है, अर्थात युद्ध में मारा जाना या शहीद होना, यह मुहावरा है। कारकुन अर्थात कारिंदा या काम करने वाला, यह विशेषण है। काल गति अर्थात मृत्यु, यह स्त्रीलिंग है। कार्निस अर्थात दीवार की कंगनी, यह संज्ञा है। कित अर्थात कहां, यह अव्यय है। कृत्रिम अर्थात बनावटी, यह विशेषण है। केतिक अर्थात कितना, यह विशेषण है। कैस्टर ऑयल अर्थात अरंडी का तेल, यह संज्ञा है। कोरस अर्थात एक साथ मिलकर गाना, यह विशेषण है। कौपीनधारी अर्थात धोती पहनने के एक विशेष ढंग के कारण यह विशेषण गांधी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लंगोटी धारण करने वाला भी इसका अर्थ होता है। यह पुल्लिंग है। इस पुस्तक में ख से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं। खपच्ची अर्थात बांस की तीली, यह स्त्रीलिंग है। खलना अर्थात अखरना, यह अकर्मक क्रिया है। खाक अर्थात धूल या मिट्टी या राख, यह स्त्रीलिंग है। खाखरा यह एक गुजराती व्यंजन का नाम है, यह पुल्लिंग है। खाट अर्थात चारपाई, यह पुल्लिंग है। खिचड़ी अर्थात मिला जुला, यह स्त्रीलिंग है। खींचना अर्थात झुंझलाना या क्रुद्ध होना, यह एक अकर्मक क्रिया है। इस पुस्तक में ग से आरंभ होने वाले कुछ शब्द। गर्बीली अर्थात गर्व करने वाली, यह विशेषण है। गरारा अर्थात ढीली मोहरी का पाजामा, यह पुल्लिंग अव्यय है। गलतफहमी अर्थात गलत समझना, यह स्त्रीलिंग है। गलीचा अर्थात सूत या ऊन के धागे से बुना हुआ कालीन, यह पुल्लिंग है। गात अर्थात शरीर, यह पुल्लिंग है। गाथा अर्थात कहानी, स्त्रीलिंग है। गिर्द अर्थात आसपास, अव्यय है। गुलजार अर्थात खिले हुए फूलों से भरा हुआ या फुलवारी, यह विशेषण है। गो की अर्थात हालांकि या यद्यपि, यह विशेषण है। गोट अर्थात सुंदरता के लिए कपड़े पर लगाई जाने वाली पट्टी, फुलकारी या मगजी, स्त्रीलिंग है। घ से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में दिए गए हैं। घरीक अर्थात घड़ी भर या क्षण भर, यह अव्यय है। घात अर्थात छल या चाल, यह विशेषण है। पृष्ठ संख्या 131। च से आने वाले कुछ शब्द हैं। चंद अर्थात कुछ, यह विशेषण है। चटक अर्थात रंग की शोखी, भड़कीला या चटकीला, यह विशेषण है। च्वय अर्थात आंसू बह चले। चबेना
अर्थात चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री, यह पुल्लिंग है। चांदनी अर्थात चंदोवा, ऊपर से ताना गया कपड़ा, यह स्त्रीलिंग है। चारु अर्थात सुंदर, यह विशेषण है। चिथड़े अर्थात फटा पुराना कपड़ा, गूदड़, यह पुल्लिंग है। चुनिंदा अर्थात चुना हुआ, यह विशेषण है। चुन्नट अर्थात सिलवट, यह स्त्रीलिंग है। छ से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं। छबीली अर्थात सुंदर, यह विशेषण है। छरहरा अर्थात चुस्त या फुर्तीला, यह भी विशेषण है। ज से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए हैं। जमघट अर्थात एक जगह इकट्ठे लोगों की भीड़ या जमाव, यह पुल्लिंग है। जर्रा अर्थात कण, यह पुल्लिंग अव्यय है। जानी अर्थात जानकर, यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। जुंडी अर्थात जौ और बाजरे की बालियां, यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। झ से शुरू होने वाले शब्द। झलकी अर्थात दिखाई दी, यह स्त्रीलिंग है। झांझ अर्थात कांसे की 2 तश्तरियों से बना हुआ वाद्य यंत्र, यह स्त्रीलिंग है। टरकाना अर्थात खिसका देना या टाल देना, यह सकर्मक क्रिया है। टीपना अर्थात हूबहू उतारना, नकल करके लिखना, यह सकर्मक क्रिया है। ठ से आरंभ होने वाला एक शब्द है ठाढ़े, जिसका अर्थ है खड़े, यह विशेषण है। ड से शुरू होने वाला एक शब्द है डग अर्थात कदम, यह पुल्लिंग है। त से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए हैं। तश्तरी अर्थात थाली नुमा प्लेट, यह स्त्रीलिंग है। तिय अर्थात पत्नी, यह स्त्रीलिंग है। तिहाकर अर्थात तह लगाकर, यह सकर्मक क्रिया है। द से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं। दए अर्थात रखना, धरना, यह क्रिया है। दरख्वास्त अर्थात निवेदन या अर्जी, यह संज्ञा है जो स्त्रीलिंग है। दरिया अर्थात नदी, यह संज्ञा है पुल्लिंग। दामन अर्थात पहाड़ के नीचे की जमीन, यह संज्ञा है पुल्लिंग। दिव्य अर्थात बढ़िया या भव्य, यह विशेषण है। द्य से आरंभ होने वाला शब्द है द्योतक अर्थात सूचक, यह विशेषण है। द्व से आरंभ होने वाला शब्द है द्वंद्व अर्थात संघर्ष, यह संज्ञा है पुल्लिंग। द्वय अर्थात 2, यह विशेषण है। ध से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं। धरी अर्थात रखकर। धीर अर्थात धैर्य या धीरज, यह विशेषण है। इस पुस्तक में उल्लिखित न से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं। नाह अर्थात पति या स्वामी, यह पुल्लिंग है। निकसी अर्थात निकली, यह स्त्रीलिंग क्रिया है। निपात अर्थात गिरना या पतन, यह विशेषण है। नियामत अर्थात ईश्वर की देन, यह स्त्रीलिंग है। निष्फल अर्थात जिसका कोई फल न हो, यह विशेषण है। निस्पृह अर्थात इच्छा रहित, यह भी विशेषण है। पृष्ठ संख्या 132। इस पुस्तक में प से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं। पंखा
अर्थात हाथ से झलने वाला पंखा या बेना, यह पुल्लिंग है। पखारें अर्थात धोते हैं, यह सकर्मक क्रिया है। पगडंडी अर्थात खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता, यह स्त्रीलिंग है। पर्णकुटी अर्थात पत्तों की बनी छाजन वाली कुटिया, यह स्त्रीलिंग है। परिखौ अर्थात प्रतीक्षा करना, परखना, यह सकर्मक क्रिया है। पसेऊ अर्थात पसीना, यह पुल्लिंग संज्ञा है। पुट अर्थात होंठ, यह पुल्लिंग संज्ञा है। पुर अर्थात नगर या किला, यह संज्ञा है। पेचीदा अर्थात उलझन वाला, कठिन या टेढ़ा, यह विशेषण है। प्रकोप अर्थात बढ़ी हुई बीमारी, बहुत अधिक या फैला हुआ कोप या रोग, यह पुल्लिंग है। प्रतिदान अर्थात किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, यह पुल्लिंग है। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का, यह विशेषण है। पोंछी अर्थात पोंछ कर। फ से आरंभ होने वाले शब्द हैं फिरंगी अर्थात विदेशी, अंग्रेज। भारत में यह शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त होता है, यह पुल्लिंग है। फिरोजी फिरोजे के रंग का, यह विशेषण है। फौलादी अर्थात फौलाद से बना बहुत कड़ा या मजबूत, यह विशेषण है। फ्रिल अर्थात झालर, यह संज्ञा है। इस पुस्तक में ब से आरंभ होने वाले जो कुछ शब्द आए हैं वो हैं बघारना अर्थात पांडित्य दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना, यह सकर्मक क्रिया है। बदहजमी अर्थात अपच या अजीर्ण, यह स्त्रीलिंग है। बिलोचन अर्थात देखना, यह क्रिया है। बुंदेले हरबोलों अर्थात बुंदेलखंड की एक जाति विशेष जो राजा महाराजाओं के यश गाती थी, यह पुल्लिंग है। बुरकना अर्थात चूरे जैसी किसी चीज को छिड़कना, यह सकर्मक क्रिया है। बुहारी बुहारने वाली चीज या झाड़ू, यह सकर्मक क्रिया है। बूझती अर्थात पूछती है, यह स्त्रीलिंग सकर्मक क्रिया है। बेजार अर्थात परेशान, यह विशेषण है। बैरिस्टरी अर्थात वकालत, यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। भ से आरंभ होने वाले शब्द हैं भू भूरी अर्थात गरम रेत, गरम धूल, यह स्त्रीलिंग है। भ्रिकुटी अर्थात भौहें, यह स्त्रीलिंग है। भेड़ लेना अर्थात भिड़ा देना, सटा देना, बंद करना, यह सकर्मक क्रिया है। म से आरंभ होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए हैं मंशा अर्थात इरादा, यह पुल्लिंग है। मग अर्थात रास्ता, यह संज्ञा पुल्लिंग है। मनुज अर्थात मनुष्य, यह पुल्लिंग है। मरज या मर्ज अर्थात बीमारी, यह पुल्लिंग है। मुदित अर्थात मोदयुक्त या आनंदित, यह विशेषण है। मुमकिन अर्थात संभव, यह विशेषण अव्यय है। पृष्ठ संख्या 133। यह से आरंभ होने वाला शब्द है यान अर्थात वाहन, यह पुल्लिंग है। ल से आरंभ होने वाले शब्द लरिका, यह पुल्लिंग है अर्थात लड़का। लैंप अर्थात चिराग, यह पुल्लिंग है। लोच अर्थात लचीलापन, लचक, यह स्त्रीलिंग है। व से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं वात अर्थात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने से होने वाला रोग, यह पुल्लिंग है। वारी अर्थात जल, यह पुल्लिंग है।
विकट अर्थात भयंकर, दुर्गम, कठिन यह विशेषण है। विजन अर्थात निर्जन या एकांत यह विशेषण है। विरुदावली अर्थात विस्तृत कीर्ति गाथा या बड़ाई यह संज्ञा है। व्यूह रचना अर्थात समूह युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिकों का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना यह स्त्रीलिंग है। श से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए हैं। शख्सियत अर्थात व्यक्तित्व यह स्त्रीलिंग है। शिफ्ट अर्थात पारी यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। शिविर अर्थात रहने या आराम करने के लिए तंबू गाड़कर स्थायी रूप से बनाई गई जगह यह पुल्लिंग है। स से आरंभ होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आते हैं। समा अर्थात वातावरण, माहौल या समय यह पुल्लिंग है। सहल अर्थात आसान यह विशेषण है। सॉक्स अर्थात मोजा या जुराब यह संज्ञा है। सांकल अर्थात दरवाजा बंद करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी यह स्त्रीलिंग है। सिमत अर्थात दिशा यह भी स्त्रीलिंग है। सिरजती अर्थात बनाती या सृजन करती यह सकर्मक क्रिया है। सिलसिला अर्थात क्रम यह संज्ञा है। सीरत अर्थात गुण यह स्त्रीलिंग है। सीस अर्थात शीश या सिर यह पुल्लिंग है। सुभट अर्थात रणकुशल या योद्धा यह पुल्लिंग है। स्टॉक अर्थात संग्रह या भंडार यह संज्ञा है। स्टॉकिंग अर्थात लंबी जुराब यह स्त्रीलिंग है। इस पुस्तक में ह से आने वाले कुछ शब्द हैं। हाजमा अर्थात पाचन शक्ति यह संज्ञा है। हिकमत अर्थात युक्ति या उपाय यह संज्ञा है। हिफाजत अर्थात रक्षा यह संज्ञा है। हेकड़ी अर्थात घमंड यह भी संज्ञा है। हेय अर्थात हीनता का बोध कराने वाला या तुच्छता की प्रतीति कराने वाला यह विशेषण है। समाप्त। पृष्ठ संख्या 134। मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठें सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यह गीत है विनय महाजन का। वसंत भाग 1। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।